सुप्रभात प्यारे बच्चों। हम लोग का आज नया चैप्टर शुरू करते हैं, समाज शोधन गृह क्लियरिंग हाउस बैंकिंग में। हम लोग पिछले के साख पत्र पढ़ चुके हैं, इसके पहले का चैप्टर था और उसी से जुड़ा हुआ है। ये बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है समाज शोधन गृह का। तो समाज शोधन गृह है क्या, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। तो प्रोफेसर बिलिक्स ने कहा है कि समाज शोधन का गृह का कार्य केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यानी कि उन्होंने कहा कि यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा जो है वो समाज शोधन गृह का कार्य करता है। और समाज शोधन गृह का कार्य जो मुख्य रूप से होता है वो साख पत्रों के समायोजित करना। यानी कि अगर एक शहर में जो वाणिज्यिक बैंक हैं आपस में लेन देन एक दूसरे के बैंकों का जो चेक होता है उसको निस्तारित करने के लिए एक व्यवस्था देते हैं जो केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको प्रदान करती है। और समाज शोधन गृह अगर मान लीजिए जहाँ पे रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं हैं वहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्य करती है। अगर मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं है तो वो कोई महत्वपूर्ण आपका नेशनलाइज्ड बैंक काम करेगा। और आगे बढ़ते तो समाज शोधन गृह का कार्य देखिए आपका ये समाज शोधन गृह से अभिप्राय एक ऐसे संगठन से है जो किसी क्षेत्र विशेष के बैंक के आपसी लेन देन को समायोजित या एडजस्ट करने कार्य करती है। समाज शोधन गृह केवल स्थानीय चेकों का ही निस्तारण करती है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण लोगों द्वारा इसकी परिभाषा भी दिया गया है, जैसे प्रोफेसर टाक्सिन ने कहा है कि समाज शोधन गृह किसी स्थान पर बैंक के एक ऐसा सामान्य संगठन है जिसका उद्देश्य चेकों को द्वारा निर्गमित पारस्परिक दायित्वों यानी कि लेन देन को निपटारा करने का होता है। ब्रिटिश बुलियन समिति रिपोर्ट में है समाज शोधन गृह एक ऐसा उपाय है जिसके अंतर्गत सभी ड्राफ्ट प्रतिदिन एक सामान्य स्थान पर लाए जाते हैं और एक दूसरे के संतुलन स्थापित किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। एक बैंक दूसरे बैंक में कितना बैलेंस निकल रहा है, ये चीज़ों का समाज करते हैं। इसकी ही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चलेंगे तो विश्व का पहला जो समाज शोधन गृह आपके लंदन में 1755 में स्थापित हुआ और दूसरा कह सकते हैं उसके बाद आपका 1853 में आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इस तरह से उसके बाद फिर क्रमशः तमाम देशों में चीज़ें आई। अब इसकी कार्यप्रणाली के बारे में बात कर लेते हैं। तो बैंक के सदस्य प्रतिनिधि प्रतिदिन एक निर्धारित समय पर चेकों को लेकर के समायोजन गृह में इकट्ठे होते हैं और आपस में चेकों का आदान प्रदान करते हैं जी। और आगे बढ़ते हैं। समाज शोधन गृह सदस्य बैंक द्वारा प्रस्तुत हिसाब किताब के आधार पर बैंकों के खाते में आवश्यक समायोजन कर देते हैं। फिर यदि फिर भी किसी बैंक में कोई भुगतान करना रह जाता है तो लेनदार बैंक देनदार बैंक को समाशोधन गृह के नाम पर चेक देता है। यानी कि किसी बैंक दूसरे बैंक के नाम नहीं देता बल्कि वो समाशोधन गृह के नाम बैंक चेक काटेगा और वो जो है उसके खाते में अकाउंट में पैसा डालता है। इस तरह की बातें होती हैं। आइए कुछ विवरण है इसके माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। समाशोधन विवरण जो है कैसे कार्य करता है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपको 3 बैंक दिख रहे हैं देनदार बैंक जिनको पैसे देने हैं, भुगतान करना है। कौन कौन से हैं? केनरा बैंक, विजया बैंक और कॉरपोरेशन बैंक। ये 3 बैंकों को पैसे देने हैं। किसको किसको देने हैं? ये लेने वाले बैंक हैं यहाँ पे लेनदार बैंक। केनरा बैंक किसको देगा? खुद को तो देगा नहीं, तो यहाँ पे क्रॉस हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, वो विजया बैंक को देगा 7,000 रुपये और आगे बढ़ेगा तो कॉरपोरेशन बैंक को 5,000 देगा। यानी कि इसकी केनरा बैंक की कुल देनदारी जो बन रही है वो 12,000 रुपये की, 7 5 12,000 रुपये की बनती है। इसी तरह विजया बैंक जो है आगे बढ़ते विजया दूसरा बैंक है वो केनरा बैंक को 9,000 रुपये देगा, खुद को नहीं देगा। फिर आगे बढ़ता 5,000 देता है कॉरपोरेशन बैंक के और 9 5 14,000 रुपये उसका देनदारी बनती है। इसी तरह कॉरपोरेशन बैंक है उसको 8,000 रुपये देने पड़ते हैं केनरा बैंक को, विजया बैंक को 10,000 देने पड़ते हैं और इस प्रकार वो 18,000 रुपये देगा, खुद को तो देगा नहीं। तो इस तरह से ये जो बैंक आपके हैं इनकी देनदारियां बन रही हैं। 12,000 केनरा बैंक का, विजया बैंक का कुल देनदारी है 14,000 रुपये और कॉरपोरेशन बैंक की कुल देनदारी है 18,000 रुपये। अब आगे बढ़ें तो इस तरह से देखेंगे कर तो अब प्राप्तियां कितनी हो रही हैं। केनरा बैंक को कुल मिलेगा
17,000 रुपया कौन दे रहा है? 9,000 विजया बैंक दे रहा है, 9,000 विजया बैंक दे रहा है, 8,000 कॉर्पोरेशन बैंक दे रहा है, इसलिए उसको 17,000 केनरा बैंक को मिलेगा। और विजया बैंक को क्या मिलेगा? 17,000 रुपया उसको भी मिलना है। 7,000 देगा केनरा बैंक, 10,000 देगा कॉर्पोरेशन बैंक। इसी तरह से कॉर्पोरेशन बैंक को केनरा बैंक आपको 5,000 रुपये दे रहा है, विजया बैंक आपको 5,000 तो 10,000 ही मिल रहा है। यानी कि अगर इस तरह देखें तो 17,000 रुपये केनरा बैंक को मिलेगा और 12,000 रुपये उसको देना है। यानी इन दोनों का बैलेंस निकाल लेंगे तो आपका शेष आ जाता है। अगर आगे बढ़ के देखें इस तरह से तो यहाँ पे अगला चार्ट में आपको दिखाया गया है कि केनरा बैंक का जमा उसे क्रेडिट उसके खाते में 17,000 रुपये हैं, डेबिट है उसके खाते में 12,000 और बैलेंस कितना है? तो 5,000 रुपया उसका शेष, यानी 17,000 उसके जमा हैं, 12,000 निकाल लिया तो 5,000 उसके खाते में पड़ा हुआ, यानी उसको 5,000 रुपये चाहिए समाशोधन गृह से। विजया बैंक के पास देखें 17,000, 14,000 तो 3,000 उसको चाहिए। कॉर्पोरेशन बैंक का क्या स्थिति है? 10,000 उसके खाते में जमा, उसने 18,000 रुपये निकाल लिए, अब 8,000 उसको देना है। तो अब क्या होगा इसी स्थिति में? कॉर्पोरेशन बैंक 8,000 का चेक काटेगा, यानी कि फिर से चलिए, कॉर्पोरेशन बैंक 8,000 रुपये का चेक काटेगा और वो समाशोधन गृह को दे देगा। अब समाशोधन गृह क्या करेगा? इस 8,000 के तो 8,000 को 2 हिस्सों में बांट देगा। 5,000 दे देगा केनरा बैंक को, 3,000 दे देगा विजया बैंक को। इस प्रकार से समाशोधन खाते एडजस्ट हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। यानी कि 8,000 रुपया कॉर्पोरेशन बैंक दे दिया चेक काट करके, किसको? इन दोनों को नहीं देगा, केनरा बैंक और विजया बैंक को नहीं देना है, उसको सीधे समाशोधन गृह को देना है और वो उस पैसे को एडजस्ट कर देंगे उनके खाते में। और ये रोज़ नहीं होता है, ये क्रमशः जब ज़रूरत पड़ती है अपना करते रहते हैं, बीच बीच में अपना लोग बातचीत करते हैं, जिसका बैलेंस ज़्यादा हो जाता है वो अपना ले दे कर लेते हैं। ये काम समाशोधन गृह का होता है, वह लोगों से जो है अपना चीज़ें खाते उसके अनुसार लेता देता रहता है। तो ये तो हो गए समाशोधन गृह कैसे कार्य करता है। फिर आगे बढ़ें हम तो समाशोधन गृह का लाभ या महत्व क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है बैंकों के पारस्परिक भुगतान में सुगमता हो जाती है, यानी कि एक बैंक दूसरे बैंक से आसानी से लेन देन कर ले रहा है, चेकों का निपटारा कर ले रहा है। दूसरा है मुद्रा के प्रयोग में कमी आती है और चेक के माध्यम से लेन देन होने लगता है। अगर आप मुद्रा का प्रयोग कम करेंगे, चेक से जाया करेंगे तो आपके जोखिम रिस्क कम हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो समय, श्रम और धन की बचत होती है, क्योंकि इस तरह से आसानी से एक दूसरे का जो है लेन देन का काम हो जाता है। भुगतान भी शीघ्र मिल जाता है, भुगतान की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। और आगे बढ़ेंगे, कम नगद कोष की आवश्यकता पड़ती है, मुद्रा में कम निर्गमन करना पड़ता है, चेकों के प्रयोग में वृद्धि हो जाती है। ये सब सारी चीज़ें जो है उसका लाभ है। आगे है बैंकों के पारस्परिक सहयोग में वृद्धि, एक दूसरे से लेन देन का तरीका बढ़ जाता है, वो एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं। बैंकिंग प्रणाली का विकास होता है और गैर सदस्य बैंकों को भी सुविधा प्रदान करते हैं कहीं कहीं पे, और ये एक तरह से अपरिहार्य सेवा है, अब आवश्यक है, वर्तमान युग में आवश्यक हो गया है। जैसे आप एक पॉइंट जो था इसको और स्पष्ट कर दें तो अच्छा रहेगा। गैर सदस्य बैंकों को सुविधा, देखो क्या होता है कि ये जो समाशोधन गृह की सुविधा सिर्फ नेशनलाइज बैंकों की, जो अनुसूची 2 में शामिल, आरबीआई के अनुसूची 2 में जो शामिल अनुसूचित बैंक हैं उन्हीं को मिलता है, गैर अनुसूचित बैंकों को नहीं मिलता। हम लोगों ने बैंकों के प्रकार में पढ़ा था, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। तो जो गैर अनुसूचित बैंक को नहीं मिलता है, लेकिन वो कुछ शुल्क दे करके इसका सदस्य बन सकते हैं, इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं और सीमित लाभ लेंगे, पूरी तरह से नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें हो गई, अगर ध्यान दिए होंगे तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि गैर अनुसूचित बैंकों को समाशोधन गृह का लाभ नहीं मिलता है। अब आते हैं आगे है कुछ कमियों के बारे में आते हैं। भाई हर चीज़ में अच्छाई है तो बुराई भी होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ खास बुराई नहीं है। समाशोधन गृह आवश्यक है वर्तमान बैंकिंग युग में, क्योंकि इसके बिना संभव ही नहीं है। तो हाँ, कुछ व्यवहारिक दिक्कतें हो सकती हैं कि अपर्याप्त संख्या है, समाशोधन गृह की संख्या कम है तो उसको बढ़ा दीजिए, ये कमी तो है नहीं, कमी तो व्यवस्था की हो जाती है ये। फिर सदस्यता में कठोर नियम इसलिए रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पैसे का लेन देन के में गड़बड़ हो जाए, लेके भाग जाएं। नियमों में एक रूपता का अभाव होता है, बिल्कुल। जो अच्छे बैंक होते हैं जिसका क्रेडिट अच्छा हो उसके बाद अच्छा व्यवहार होता है, कुछ लोगों के साथ नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ें हैं। पृथक नियंत्रण है,
तो देश के कुछ समायोजन गृह रिजर्व बैंक को नियंत्रित करती है, शेष को स्टेट बैंक करता है, और कुछ अन्य को अन्य नेशनलाइज बैंक करते हैं, इसलिए थोड़ा सा नियंत्रण का दिक्कत होता है। अन्य शहरों में चेकों के भुगतान प्राप्ति में विलम्ब होती है। बात सही, जो लोकल चेक होते हैं उनका क्लियरेंस जल्दी हो जाता है, लेकिन जो बाहर के चेक होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है। क्योंकि वर्तमान में कोर बैंकिंग चल रहा तो आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और विदेशी समाशोधन गृह का अभाव हमारे देश में है अभी फिलहाल। तो ये सारी मोटी मोटी ये चैप्टर आपका समाप्त हो रहा है। और आगे है भारत में समाशोधन गृह। तो आरबीआई का जब से गठन हुआ तब से शुरू ये आ गया कि 1935 में 4 समाशोधन गृह थे, और क्रमशः समय के साथ बढ़ता गया चीज़ों का, और आप इसको अपडेट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो ये हमारे मोटा मोटी आपका समाशोधन गृह समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर हैं कुछ दिए गए हैं, आप उसको हल करिएगा, और कहीं से कोई समस्या आती है तो आप बात करिएगा। थैंक यू।